स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम 2 कविता लेके आए हैं और इतना पढ़ा देंगे, मतलब सिर्फ एक कविता नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कल के लिए आप लोगों को फिर से गुड लक। इसके बाद हम आप लोगों को पीआरटी के लिए ईवीएस और हिंदी पढ़ाना शुरू कर देंगे और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा देंगे। कल से उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज आप लोग ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा और हमारी पूरा कोशिश है कि आप लोग को अपने पेपर में देखने को ज़रूर मिले। टाइम कम है इसलिए कम बात करेंगे। उषा कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, ये इनकी पोयम है। उषा जो है, जब सुबह होती है, जो उस समय की जो लालिमा होती है, पूरी कविता उसी के इर्द गिर्द है। जब मतलब कि जब सूरज निकलने से पहले जो उजाला होता है, उसी के बारे में कवि ने कहा है। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जन्म हुआ 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में है। प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी नहीं है मैं, चूका भी नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेंगी। कल तुमसे होड़ में मेरी उर्दू हिंदी कोर्स का संपादन। सम्मान कौन सा मिला? साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। निधन सन 1993 अहमदाबाद में। अब आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ लिए, अब पेपर दीजिए अच्छे से। देखिए, उषा कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो अगला पॉइंट देखिए, कौन स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब कहा करते थे? शमशेर बहादुर सिंह। दोआब क्षेत्र जो होता था, नदी का जल पानी गिरता था, वहाँ का जो भूमि होती थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती थी, क्योंकि नदी पहाड़ों से आती थी। पहाड़ों से बहुत सारे खनिज पदार्थ, औषधि लेके आती थी, तो उस क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते थे और वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता था। तो शमशेर बहादुर सिंह ने अपने को क्या कहा? हिंदी और उर्दू का दोआब। अगला पॉइंट देखिए, नई कविता के कवि कौन माने जाते हैं? शमशेर बहादुर सिंह। कवियों के कवि किसे कहा गया है? शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को। उषा कविता की विशेषता क्या है? यह कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। बहुत अच्छी कविता है यह कविता। गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। उषा कविता किसकी गतिशील सचित्र है? गांव की सुबह का। कविता में कवि ने किस समय का वर्णन किया है? रात के ढलने के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले, यानी भोर के समय का। जब भोर होता है उस समय सूर्य नहीं, लगभग वही 4 बजे से 5 बजे के टाइम को ना सूर्य का उदय नहीं होता है, तो उसे भोर का टाइम कहते हैं। भोर का क्या अर्थ होता है? सवेरे से ठीक पहले का समय। उषा दिन का कौन सा समय होता है? प्रातःकालीन। कवि को भोर का हर पल रंग बदलता आकाश कैसा दिखाई देता है? नीले शंख, राख से लिपी हुई चौके और केसर से धुली काले सिल की तरह। कैसा आकाश दिखाई देता है उन्हें? नीले शंख, राख से लिपे हुए चौके और केसर से धुले काले सिल की तरह। राख से लिपा चौका, काली सिल से पिसा केसर और खड़िया से मली हुई स्लेट, ये सब कविता को किससे जोड़ते हैं? ग्रामीण प्रवेश से। किससे जोड़ते हैं? ग्रामीण प्रवेश से। उषा काल में हो रहे परिवर्तन को किसके माध्यम से दिखाया गया? ग्रामीणों उपमानों के माध्यम से। प्रातः काल का आकाश किसके समान प्रतीत होता है? नीले शंख के समान प्रतीत होता है। किसके समान? नीले शंख के समान। कवि को नीला आकाश के किसके जैसा दिखाई दे रहा? नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, क्योंकि तुलना की जा रहा है।
किससे तुलना किया जा रहा है ना, नवकर नीला आकाश शंख जैसा। सूर्योदय से पहले भोर के आसमान पर कैसी आभा छाई होती है? नीली श्वेत यानी स्लेटी रंग की। कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौक किसे कहा? भोर के आकाश को। राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा? भोर के आकाश को। प्रातःकालीन नमी को कवि ने किस प्रकार चित्रित किया? राख से लिपे चौके के रूप में। अभी गीला पड़ा है से कवि का क्या तात्पर्य है? सूर्योदय से पूर्व आकाश में फैली नमी, मतलब अभी सूर्योदय नहीं हुआ, उससे पहले की जो नमी है। सूर्योदय से पूर्व आकाश में फैली नमी। राख से लिपा हुआ चौका पंक्ति कविता में किस भाव को प्रदर्शित करता है? पवित्रता का। उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया गया? चौका गांव में खाना बनाने की जगह यानी चूल्हा चौका। पूरी धरती पर किसका जादू छाया हुआ है? उषा काल का। उषा का जादू किसके उदय होने से खत्म हो जाता है? सूर्य के उदय से। उषा का जादू सूर्य के उदय होने से खत्म हो जाता है। काली सिल्क किसे कहा गया? प्रातःकालीन आकाश को। प्रातःकालीन जब आकाश देखेंगे तो आपको काला दिखाई देता है। बहुत काली सिल्क किसके कारण लाल रंग में धुली हुई लगती है? केसर के। काली सिल्क पर क्या मलने की बात कही गई है? लाल केसर की। बहुत काली सिल्क में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। काली सिल्क की तुलना किससे की जा रही है? काले आकाश से, तो इसमें तुलना की जा रही तो उपमा अलंकार है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें भी उत्प्रेक्षा इसमें भी तुलना की। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने, कहाँ पे मल्दी है? आकाश में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उषा कविता में स्लेट पर किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई? लाल। लाल खड़िया चौक कहाँ मली गई? आसमान रूपी स्लेट पर। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? उषा का। कविता में किसकी लालिमा का वर्णन किया गया है? सूर्य की। नीले जल के समान क्या है? सूर्योदय के बाद का नीला आकाश। कवि ने कविता में गौर झिलमिलाते दें किसके लिए कहा? उषा के लिए कहा। गौर झिलमिलाती देह किसके लिए कहा? उषा के लिए। गौर झिलमिलाती देह पंक्ति की विशेषता बताइए। इसमें उषा का मानवीकरण किया गया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में नील जल की तुलना किससे की गई? नीले आकाश से। उपरोक्त पंक्ति में सूरज की किरणों की तुलना किससे की गई? गौरी युवती से। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। अगला देखिए, बादल राग किसने लिखा? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 महिषादल बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। पारिवारिक गांव गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अड़िमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता कविता संग्रह से लिया गया। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे गद्य 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित। समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन। निधन सन 1961 इलाहाबाद में। बादल को इन्होंने क्रांति का रूप दिया है, मतलब बादल क्रांति लाती है। इन्होंने बादल को क्रांति कहकर पुकारा है। बादल राग के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कमलकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत तिवारी निराला, कमलकांत तिवारी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? वर्धा, क्रांति, शांति, मजबूरी। तो कवि जो है क्रांति के रूप में बादल का आवाहन करता है।
बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? वाहन, दूत, शोषक, पोषक। तो उन्होंने बादलों को क्रांति का दूत बताया है। मानव जीवन में सुख कैसा है? स्थिर, अस्थिर, मायावी, अस्थायी, अस्थिर है। अस्थिर है मानव जीवन में सुख। सुख किसके समान चंचल और अस्थिर है? बादल, हवा, बिजली, मन। मन के समान सुख चंचल और अस्थिर है। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है? सुख, दुख, शांति, अशांति, स्थिर, अस्थिर, गतिहीन, गतिशील। सुख दुख का मानव जीवन में छाया का आगमन चलता रहता है। संसार के दुख से दुखी और जिले हृदय पर किसका विस्तार फैला हुआ है? क्रोध का, अपमान का, क्रांति का, मजबूरी का। क्रोध का, अपमान। संसार के दुख से दुखी और जले हृदय पर किसका विस्तार फैला हुआ है? यहाँ क्रांति की जगह शांति होगा, शांति का। क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है? दुख और अशांति, सुख और अशांति, दुख और आनंद, सुख और शांति, सुख और अशांति की। क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है? सुख और अशांति की। कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का निम्न वर्ग, शांति का उच्च वर्ग। क्रांति का। धरती का शोषण कौन कर रहा? सर्दी, गर्मी, वर्धा, वसंत। धरती का शोषण गर्मी कर रही। क्रांति के बादलों की वजह गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो रहा? क्रांति के जो बादल आए और गरज रहे तो कौन सा वर्ग भयभीत हो रहा? पूंजीपति, श्रमिक वर्ग, निम्न वर्ग, कृषक वर्ग। पूंजीपति वर्ग भयभीत हो रहे हैं। पूंजीपति वर्ग क्यों भयभीत हो रहे हैं? इसको बादलों को, जब बादल आते हैं तो उन्हें क्या कहा गया है? वो मतलब इसमें बादलों को गरीबों की सहायता करने वाला कहा गया है। तो जब बादल आता है तो जो पूंजीपति होते हैं उससे डर जाते हैं। तेज बरसात से कौन धराशायी हो जाते हैं? छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, नदियाँ। तेज बरसात से बड़े बड़े वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? धनी वर्ग, छात्र वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग को। क्रांति का सबसे अधिक लाभ निम्न वर्ग को, अगर उनके लिए लड़ा जा रहा तो उनको फायदा हो रहा। तो इसमें बादल को निम्न वर्ग के लिए लड़ने वाला एक क्रांति दूत माना है कवि ने। अंगना अंग से लिपटे कौन कांप रहे? धनी, निर्धन, दुर्लभ, बीमार। तो धनी लोग जो हैं अंगना अंग से लिपटे हैं और कांप रहे हैं उसकी गर्जना से। बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? वृक्ष, योद्धा, बालक, कृषक। एक पॉइंट नहीं, कृषक जो है बादलों को अधीरता से बुला रहा कि आके बारिश करो जिससे हमारी खेती हरी भरी हो जाए। रुद्र कोश में सुंद तोप। यहाँ रुद्र का अर्थ है रुका, क्रोधित, भरा, खाली। ये रुका हुआ है तो रुद्र कोश का है अर्थ है रुका हुआ। शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है? वर्षा, घायल अवस्था, रोग, शोक, गर्मी। रोग, शोक। शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है? रोग, शोक। जिड़ बहु है, शिड़ शरीर है। यहाँ शिड़ का अर्थ छिड़, विशाल, घायल, मोटा, छिड़। रोग शोक में भी किसका सुकुमार शरीर हंसता है? यौवन, शैशव, धनी, कृषक। शैशव का सुकुमार शरीर हंसता है। बादल राग कविता में रण तरी किससे भरी होने की बात कही है? धन, आकांक्षाओं, नवजीवन, गर्जन, आकांक्षाओं को। बादल राग कविता में रण तरी किससे भरी होने की बात कहती है? आकांक्षाओं की। रुद्र घोष है क्षुब्ध तोष। यहाँ क्षुब्ध का अर्थ है खिन्न, हृदय, किसान, तर्क। तो किसका? क्षुब्ध का अर्थ है खिन्न। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया? स्थिर, अस्थिर, अदृश्य, मायावी। तो अस्थिर बताया गया है।
आतंक अंक पर कौन काँप रहा है? आतंक अंक पर निम्न वर्ग, धनी वर्ग, कृषक, श्रमिक। धनी वर्ग काँप रहा है। जल विप्लव प्लवन हमेशा किस पर होता है? जमीन पर, वायु पर, कीचड़ पर, नभ पर। कीचड़ पर। बादल राग किस प्रकार की कविता है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, स्वच्छंदवादी। प्रगतिवादी। अब आज के लिए इतना ही। और अगली वीडियो में हम फिर ईवीएस और हिंदी पढ़ाएंगे। और आप लोग को फिर से गुड लक। आप लोग का पेपर अच्छा हो। धन्यवाद।